एक बार फिर से घटना चक्र में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए में जो सियासी इस वक्त सर्कस चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो लगातार वाक युद्ध जारी है और नसीहत देते हैं नेता, लेकिन लगता है खुद ही उसको मानने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। आखिर क्या व्यवस्था है शकील साहब? अगर इसको देखा जाए, कुछ तो हर राजनीतिक दल कैलकुलेट करता है, उनका एक अर्थमेटिक होता है, वो सत्ता के लिए सियासत करते हैं और सत्ता में वोट सबसे बड़ा। तो ये दोनों पार्टी जब इकट्ठा रहती हैं तो इनकी शक्ति आपने देख ली है, किस तरह की सीटें किस तरह से इन्होंने। अब क्या कैलकुलेशन लगता है कि कौन सा वो कैलकुलेशन है जिसके वजह से नीतीश और बीजेपी दोनों आमने सामने है? नहीं, देखिए बात यह है कि कभी जब दो पार्टियां कमज़ोर होती हैं, उनको सत्ता के पास जाना है तो एडजस्टमेंट कर लेती हैं, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद एक बड़ी पार्टी भी छोटी पार्टी को साथ लेके चलती है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है, पिछले चुनाव की घटना आप असेंबली की याद कीजिए कि नीतीश कुमार और सभी लोग कह रहे थे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस नीतीश कुमार की तुलना में बहुत कम होगा। रिजल्ट क्या आया? बीजेपी का परफॉर्मेंस नीतीश कुमार के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा। उन्होंने 100 में 94 सीटें असेंबली का जीत लिया। उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हुआ। अब वो ज्यादा उत्साहित हो गए हैं। अब वो बहुत कमजोर पार्टी थी जिसकी जड़ें हर जगह पहुंच गई एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो पार्टी एक नेशनल पार्टी है। अब वो खुद ही इस कंडीशन में है और ये नीतीश कुमार भांप रहे हैं जो असेंबली में घटना घटनी है, वो चाहते हैं पार्लियामेंट में उसको हम कर ले, निपटा लें। क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में उनको ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस इसलिए उनके पास हैं कि अगर वो ब्रेक करते हैं, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ती है और कांग्रेस पार्टी अगर नहीं जाती है लालू और रामविलास के साथ और बीजेपी अलग लड़ती है, तो बीजेपी को हाशिए पर रखने में वो कामयाब हो जाएंगे। अगर वो ऑप्शन अपना बदलते हैं, वो कांग्रेस के साथ आते हैं, बीजेपी को मजबूत भी कर सकती है जो आप कह रहे हैं। अगर अलग अलग सब लड़ते हैं, आप कह रहे हैं एक तरह बीजेपी मजबूत हुई है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा। नहीं, मजबूत हुई इसीलिए तो ये एक्शन है कि एक साथ रह के जो मजबूती आ रही है उसको ब्रेक करो कम से कम। वो अगर वहां तो अगर बीजेपी ब्रेक करना चाहती है तो नीतीश क्यों उसमें नहीं, दोनों है ना, दोनों ब्रेक क्यों करना चाहेंगे? इसलिए ब्रेक करना चाहते हैं कि वो असेंबली में सोचते हैं कि हमको दुष्ट परिणाम होंगे। जो कास्ट कॉम्बिनेशन करके उन्होंने एक वोट बैंक बना लिया। तीसरा सबसे अहम सवाल है जो आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो डिस्कशन ये है कि लालू अभी इतने कमजोर हैं कि कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इन लोगों को यूनाइट करेगी। पिछले चुनाव में इनकी शक्ति यही थी कि लालू मजबूती के साथ थे और लोगों को था कि लालू को रोकना है, तो इन दोनों को ला दिया। आज लालू बहुत कमजोर हैं, इसलिए जब कमजोरी आ गई है तो अब इन लोगों को लग रहा है कि वो शक्ति नहीं है जो वोट पोलराइज करेगा, कोई कास्ट का वोट या इसका वोट का पोलराइज करेगा। इसलिए उनको लगता है बीजेपी अलग उतावले हैं कि उनको लगता है कि वही आगे स्कोर कर लेंगे। नीतीश कुमार को लगता है कि अभी ये अच्छा मौका है, पार्लियामेंट में इसको निपट लें और असेंबली में अगर हम निपटने की कोशिश करेंगे तो शायद हाथ में कुछ नहीं रहे। तो ये परिस्थितियों में ये चल रहा है और ये आप निश्चित मान के चलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी कोनो बीजेपी और राजनाथ सिंह के कंट्रोल में नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट राजनाथ सिंह कर देंगे, ये उनके पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सब वेग टर्म में बातें हैं कि आप वो कैंडिडेट आप कीजिए तो दिसंबर तक का टाइम है। तो ये लोग चाहते हैं जितना देर तक सरकारें साथ चला लें, फिर रिस्क लेने का जब समय आएगा तो रिस्क लेंगे। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए कि अब ये दोनों एक पटरी पर आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की स्थिति अलग है। दिल्ली में जब हम डिबेट करते हैं ना, दिल्ली में जब डिस्कशन करते हैं तो लगता है कि अपर हैंड नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार निकलना चाहते हैं बीजेपी से। लेकिन यही डिबेट अगर बिहार में आप करिएगा और बीजेपी के लोकल लीडरों के साथ आप बात कीजिएगा तो लगेगा कि नीतीश से ज्यादा आतुर हैं वो नीतीश से जान छुड़ाने में। देखिए, दो बातें हैं जो इन्होंने कहा कि जो कैलकुलेशन है दोनों पार्टियां अब इस वक्त जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि पटरी तो दोनों एक हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन क्या दोनों मिलकर एक पटरी पे एक नई गाड़ी चला सकते हैं? क्या उसकी संभावना भी खत्म होती है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो इन्होंने बात कही, पटरी तो कभी एक मिलती ही नहीं, वो तो पैरेलल ही चलती है हमेशा, जहां तक पटरी का सवाल है। मुझे ये लगता है कि ये जो फार्मूला है या जो वोट बैंक का राजनीति है कि अलग अलग लड़ने में क्या होगा या उसमें क्या होगा,
ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है। और उस सिनेरियो में लेकिन दोनों पार्टियों ने कुछ तय किया होगा। मैं वही बताने लगा हूं कि उस सीन के अंदर अगर ये सब अलग अलग लड़ते हैं तो जैसे आपने कहा, मुझे लगता है, और शकील साहब ने भी एक बहुत अपनी बात में महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है कि उन्होंने विचारधारा के आधार पर अपने आप को मजबूत किया है। अगर उन्होंने मजबूत किया है तो इस डिफेक्शन, ये जो तोड़ होगा, इस तोड़ के अगर आरोप नीतीश के ऊपर लगेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इसका नुकसान नीतीश जेडीयू को झेलना पड़ेगा। और अंततोगत्वा बेनिफिट वही कहते हैं ना, जिसके साथ जाती हो जनता की नजर में, कि ये तो जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ के और यहां की सरकार हम लोगों को वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस सिनेरियो में गेनर जो है वो बीजेपी रहने वाली है। गेन किसको होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये साथ नहीं चल पाएंगे अब? हाँ, अब ऐसा लगने लगा है कि जो उनकी इंडिया की नहीं, मुझे ये लगता है कि एनडीए अब वही वाली एनडीए जो मैं आपको पहले बात कहने वाला था कि अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, एनडीए का घटक सिर्फ जेडीयू तो नहीं है। नहीं, चलिए बीजेपी मैं कुछ और कह रहा हूं। इनके बयान के तुरंत बाद अकाली दल के सांसद का बयान आ गया, वो बिल्कुल नीतीश के विपरीत बोल रहे हैं। तो एनडीए के घटक दलों में शिवसेना का बयान कुछ और है। इन स्थितियों के एनडीए से बाहर जा सकता है जेडीयू क्या? हाँ, एनडीए से बाहर जाने की स्थिति नीतीश पैदा कर रहे हैं। नीतीश पैदा कर रहे हैं या बीजेपी भी उसमें शामिल है? बीजेपी का गिरिराज सिंह है, बिहार के नेता है। बीजेपी जो है वो आपको हम सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कहा है, सुनाइए। कार्यकर्ताओं की भावना को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रख दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय, जो निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। जितनी बातें कहा था सारी बातें मैंने कह दी। वो भावना जितनी थी, जो बाहर कहा वही अंदर कहा। अब निर्णय लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और डॉक्टर सीपी ठाकुर भी थे, जो बिहार के कई नेता और बीजेपी के नेता जिन्होंने भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्होंने अपनी बात बताई। डॉक्टर सीपी ठाकुर क्या कहते हैं वो भी देखें। पार्टी की तरफ से जो जवाब दिया गया उसको सब लोगों ने सहमति दी कि बहुत अच्छा जवाब था और इससे हम समझते हैं गठबंधन भी मजबूत होगा। अब बयानबाजी करने की जरूरत है, उसको सभी लोगों ने उससे सहमति दिखलाई कि बहुत अच्छा स्टैंड पार्टी का था। अध्यक्ष ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अब आप अगर इस बयान को देखें जी, तो मुझे लगता है कि अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि पार्टी के जो बयान आए हैं वो बहुत साफ है, बहुत साफ हैं। और मोदी पे बीजेपी कोई समझौता करने वाला नहीं है। और ये बात उनकी, और नीतीश मोदी पे कोई समझौता करने वाले नहीं है। ये तो मानेंगे कि पार्टी का कोई भी प्रवक्ता होगा वो पार्टी लाइन पर बोलता है। और स्पोक्स पर्सन मीनाक्षी लेखी का जो बयान है कि हम पूरे के पूरे सेकुलर हैं, हमारे किसी नेता पर आक्षेप हम सहन नहीं करेंगे, इससे ज्यादा स्पष्ट संकेत क्या होगा? शकील साहब ने बिल्कुल, लेकिन सवाल जो सवाल बड़ा सवाल है, जिस सवाल का हम जवाब ढूंढ रहे थे, क्या ये बयान जो है अपने वोट बैंक तक सीमित रखने के लिए, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, चाहे मुझे नीतीश नहीं पसंद है या मुझे मोदी नहीं पसंद है, ये पार्टी से विचारधारा से हटके दो व्यक्ति जो नेता हैं, जो दोनों नेतृत्व करने की अलग अलग जगह राज्यों में कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि इस तरह के बयान दे के चीज़ों को आगे बढ़ाएं, या ये बयान आगे तलाक होने की जो आप कह रहे थे कि उसका सिलसिला की शुरुआत है? देखिए, ऐसी है कि तलाक तो होगा ही, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है। सत्ता में सियासत और जो बात सियासत में कही जाती है, पर मेरी राय मैं आपसे एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी इतने दिन से सियासत में, क्या बात जो कही जाती है वही बात होती है? मैं तो कह रहा हूं ना कि ये मेरी राय जो है कि ये तलाक होगा ही होगा। तो तलाक के पहले दोनों पक्ष पूरा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ताकि उनकी संपत्ति वो कलेक्ट कर सके। मुझे लगता है शकील साहब जो बात कह रहे हैं, इसमें ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि तलाक होगा, लेकिन तलाक का आरोप कोई लेने को तैयार नहीं। वहां आरोप नहीं लेना है, वहां वोट बैंक करने के लिए एक भी नीतीश कुमार को एक पोस्चर देना होगा कि मैंने तलाक दिया। तलाक उनको 3 बार कहना है,
ताकि दूसरे वोटर को, जिसके सहारे ये सोचते हैं कि नैया को हम पार लगाएंगे, वो बहुत ही एग्रेसिव वोटर है और वो एग्रेसिव चाहता है। अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर ये एग्रेसिव होंगे तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये लाभ उठाने की ये तैयारी तो अगर उससे पहले मोदी जी के तरफ से बीजेपी ने तलाक कर दिया तो फिर क्या होगा? नुकसान में पड़ जाएंगे नीतीश कुमार, निश्चित रूप से। तलाक तो उनको देना है, अगर खुला हो गया तो नुकसान में पड़ जाएंगे वो। तो ये लगता नहीं है कि एक झगड़ा है, नहीं ऐसा होगा, सर्कस है जिसमें कुछ होना नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, क्योंकि पार्लियामेंट में एक दूसरे के बिना आप चल नहीं सकते आपकी गाड़ी। पार्लियामेंट में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी है, जी। बिहार में जदयू के नेतृत्व में सरकार है, ये बेसिक फर्क है। तो वहां के चुनाव के टाइम में ये बीजेपी को मनाने की बात कर सकते हैं, उसी तरह दिल्ली में जदयू को मनाने की बात बीजेपी कर सकते हैं, या टालना जितनी देर टाल सकती है टाल सके, नए अलायंस पार्टनर की तलाश में, या फिर पैचअप हो जाए। इसलिए कि बीजेपी के अंदर भी आप मान के चलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत बड़ा विस्फोट है। जो है वो बमबारी के लिए वहां भी लोग तैयार हैं, बैठे हैं। और नीतीश कुमार का ये एक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो अपना ही एक्शन है, ये बीजेपी के अंदरूनी झगड़े का भी एक पहलू आप उसको देख रहे हैं जी। उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो बीजेपी जो अंदरूनी झगड़े, मुझे लगता है शकील साहब अब असली बीज के ऊपर आए हैं। ये सच्चाई है कि बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवाद, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम जिस तरह से लिया जा रहा है, बढ़ रहा है, उसको लेकर जो वहां का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उसमें जो छटपटाहट है, उस कड़ी में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जो हैं वो उस सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं पब्लिकली उछालने का प्रयास बोला ना उन्होंने कि अडवाणी जी और वाजपेयी जी जैसे लोगों को अच्छा सेकुलर बताया उन्होंने। और जबकि पिछली बार उन्होंने अडवाणी जी के लिए जो बयान दिए वो आपके सामने ही है। नहीं तो अभी बीच में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है यशवंत सिन्हा जी ने, उन्होंने भी कहा कि अडवाणी जी का कैंडिडेचर जो है वो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अंदरूनी वार है, आप ये मान के चलिए, अंदरूनी जो युद्ध है, दिलीप जी ये मान के चलिए कि बीजेपी के अंदर अडवाणी जी का जो एक कद है उसको लेकर कोई भी नेता कभी भी बयान देगा वो इसी प्रकार का बयान देगा जिस प्रकार का यशवंत सिन्हा जी ने दिया है। लेकिन ये वही यशवंत सिन्हा है जो कुछ दिन पहले बोले थे कि मोदी जो है सबसे सुयोग्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं लड़ाई दिख रही है जो बढ़ रही है बीजेपी में, जिसका नतीजा है। नहीं, मुझे ये लगता है कि उसमें जो बयान दिया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जहां एक तरफ अडवाणी जी के लिए उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने अपना बयान कहीं बदल लिया है। उन्होंने कहा कि वो सम्मानीय नेता है, लेकिन निर्णय उनको ही लेना है कि वो आगे आते हैं या नहीं आते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर छोड़ दिया जी, तो इसका मतलब क्या है कि उनको रिस्पेक्ट तो देखे देनी ही पड़ेगी। जितने भी मतलब तो कहीं हो सकता है बीजेपी में जो शिफ्ट हो रहा है, लगातार अंदरूनी झगड़े हो गए, उस झगड़े को किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि अगर नीतीश के बयान को देखें, बीजेपी के अंदरूनी झगड़े को देखें, प्रधानमंत्री पद को लेकर जिस तरह से संसद में बैठी है बीजेपी, वो कहते हैं हम किसी का हमें सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, लेकिन वो सामने ला के साफ साफ ये भी नहीं करें नहीं मोदी के नाम पे। उसमें जो ये शकील साहब ने कहा कि इस जो अपने पत्ते होते हैं, ये राजनीति का एक अपना खेल है, उसमें पत्ते इतनी जल्दी खोलना और इतनी आसानी से खोलना कोई अक्लमंदी का खेल नहीं है। वो बीजेपी जिस ढंग से खेल रही है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बहुत सारी भ्रांतियां दूर कर दी, उनको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाकर उनको इधर उधर दिल्ली में और बड़े बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर उनको जिस ढंग से बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। बंगाल की यूनिट ने बुलाया है, यहाँ पर दिल्ली में 2 बार वो भाषण दे के जा चुके हैं। ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं, इसको लेकर कहीं भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर किसी को भ्रांति है तो वो अपनी दुनिया में जी रहा है। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसको लेकर मुझे लगता नहीं कहीं कोई कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी ही उनकी बेस्ट बेट हो सकते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी तो बेस्ट बेट हो सकती है, लेकिन जो सहयोगियों का दबाव है, जो अंदरूनी कलह है, प्रधानमंत्री पद को लेकर जो तमाम तरह के दावेदार, कितने सारे दावेदार है, कहते हैं कि ये हमारी शक्ति है, लेकिन ये जो शक्ति जब विभाजित होती है तो, और जब अंदर में झगड़ा होता है तो वो शक्ति विभाजित होती है।
विभाजित होती है। तो जो यूपीए जो आज कह रही है मीनाक्षी लेखी कि यूपीए को हटाने का फोकस हमारा होना चाहिए, यानी वो फोकस नहीं है। वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो फोकस नहीं है। इसी कारण इतने अहम मुद्दे, इतने स्कैम होने के बावजूद आज भी वो एक आंदोलन पूरे देश में कहीं नजर नहीं आता जो एक विपक्ष की भूमिका के रूप में एनडीए को क्रिएट करना चाहिए था, खड़ा करना चाहिए। यूपीए को इससे फायदा हो रहा है बैठे बैठे, शकील साहब? नहीं, देखिए ये तो चुनाव का बैठे बिठाए इतने सारे आरोप लगे, इतने सारे स्कैम्स आए, इतने सारे पोल गए, अभी सीबीआई वाले मामले पे काफी सरकार घिर गई है, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की, और वो मामला कहीं ना कहीं इस नीतीश और बीजेपी मोदी के झगड़े में, बीजेपी और जेडीयू के झगड़े में, वो मामला कहीं ना कहीं सब कारपेट के अंदर जा रहा है। जो बीजेपी के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, कोई दूध के धुले नहीं हैं, उनकी सबकी सरकारें जिस तरह की हैं, इसलिए उनका भी फोकस करप्शन नहीं है, किसी का करप्शन के ऊपर फोकस नहीं है, इसलिए उन उसूलों पर आएंगे नहीं। आना इन उसूलों पर है कि हम सत्ता में आने के लिए क्या रीअलाइनमेंट करें। तो रीअलाइनमेंट का ये 13 जो है 14 के इलेक्शन के पहले बहुत अच्छा वर्ष है जो होगा, और इस वर्ष में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो ये सारी तैयारी उसकी है, 14 की रिहर्सल यहाँ होना है। तो इन तरह की बातों को होना है, घर पहले ठीक करेंगे तब ने बाहर है। आम मुहावरा है कि घर ठीक नहीं हुआ बाहर से क्या होगा। तो इन लोग अपने घर को पहले ठीक करने में सब लोग लगे हुए हैं जी। और जितनी चीजें हैं जनता के सामने हैं, और जनता जो है इन लोगों को, ये जो राशिद अल्वी साहब ने ठीक कहा कि पहले तो सत्ता में आना दूर की बात है, और उससे पहले ही प्रधानमंत्री पद के लिए एक तो सब समझना चाहिए कि अभी कोई ऐसी पार्टी की पोजीशन नहीं है जो अकेले सत्ता में आए। वन पार्टी रूल की कल्पना अभी हम समझते हैं न कांग्रेस को करती है, न बीजेपी को कर सकती है, और न दूसरे लोग। अगर ये कर रहे हैं तो सपने ही तो देख रहे हैं। किसी भी मोदी के नाम पर कोई अलाइनमेंट नहीं हो सकता। बीजेपी की सीटें बढ़ सकते हैं, ये हम मान सकते हैं कि बीजेपी के संगठन, टूटी फूटी संगठन जो है उसको कुछ दम मिल सकता है, लेकिन वो अकेले नैया पार करा देगी। और वो लक्ष्मण शकील साहब, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे इत्फाक नहीं रखता। कारण देखिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव आपके सामने है, यही कहा जाता था कि वहां पर भी कोई किसी दल को शायद पूरी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। आपके सामने अखिलेश यादव ने राहुल का जो चेहरा है वो पूरी तरह से उखाड़ दिया। उन्होंने अपने स्वयं को भी इच्छा व्यक्त किया था कि हमको नहीं आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, वोट जिस तरह से हो रहा है, मुझे लगता है कि डिसाइसिव हो सकता है। वो स्टेट अलग है, मतलब ये आकलन है। अभी जो रीजनल फोर्सेस, रीजनल पार्टियां छोटे हर स्टेट के वाइज है ना, वो ऐसा आकलन नहीं कि कोई एक पार्टी अगर चाहे। कांग्रेस को भी दावा है कि अगर मोदी को डिक्लेयर करते हैं तो कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जाएगी। ये अपना अपना आकलन है, लेकिन हम जो अपने बेस पर हैं तो क्या बैठे बैठाए जो कांग्रेस पार्टी और यूपीए है, ये जो तमाम झगड़े हो रहे हैं उससे डाइवर, एक तो जो मुद्दे थे जिसपे कि कांग्रेस के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, वो हमला होना बंद हो गया। अभी युद्ध जो है बीजेपी और उनके गठबंधन के जो सहयोगी है जेडीयू में हो रहा है। इससे तमाम जो राजनीतिक जो झगड़े थे उसका फोकस शिफ्ट होने से यूपीए को फायदा हो रहा है। निश्चित रूप से यूपीए को फायदा हो रहा है। जो सरकार के विपक्ष के दल हैं, और अगर इंडिया टूटती है, क्या है? अगर इंडिया में ये टूट अगर नहीं भी कहे, इंडिया से अगर जेडीयू बाहर जाती है तो भी यूपीए के लिए विकल्प तैयार होता है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से अभी आप देखिए यूपीए भी कमजोर हुई है, कई लोग अलग हुए हैं यूपीए के भी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन जो इशू है चुनाव का जिस पर आप सहमत नहीं हो पाते हैं, कम्युनलिज्म एक इशू ऐसा है जिसमें हजार असहमति के बावजूद तो सारे मुद्दे को बिल्कुल पीछे छोड़ के, मतलब जनता के विकास के मुद्दे सब छोड़कर ये एक ऐसा चुनचुना है सेकुलरिज्म शब्द, उससे कई राजनेता, इस देश की राजनीति मतलब चलती है। राजनेता नहीं, माफ कीजिए, राजनीति एक ही बात है। इन बातों पर अगर जनता सहयोग न करे तो राजनेता तो कठपुतली है जनता के। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जो पोलराइज कर सकता है। देखिए ना, मोदी के नाम पर कोई साथ देने को नहीं आ पाएंगे ना।
मोदी के नाम पर, जब उनके जदयू जो एक साथ खा रहे हैं, एक साथ सरकार चला रहे हैं, आज से नहीं 5 साल से कह रहे हैं, 16 साल और वो वहां पर बिहार के इलेक्शन में मोदी को नहीं आने देते हैं, अमृतसर में बाकायदा जाके गले मिल लेते हैं, फिर रिलीफ वापस ये घटनाएं जो घट रही, ये जो वैसे बात आपने 16 साल की कही ना, मुझे इस पे एक बात याद आती है कि अगर वो तलाक की बात जैसे हम कर रहे हैं, इसको अगर आप दूसरे सेंस में देखें कि वो 7 वर्ष के बाद वो जो आरोप होते हैं ना तलाक के लिए, जो ग्राउंड होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो नीतीश जी के पास वो ग्राउंड नहीं रहा है कि अब मैं ये सेकुलर नहीं है, अब ये नहीं है और वो नहीं। 16 साल के साथ, जैसे इन्होंने कहा रेल मंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद पिछले 10 साल से उनके साथ बैठकर खा रहे हैं और अब वो आरोप लगा रहे हैं। 16 साल से नीतीश जी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, सत्ता कहीं ना कहीं किसी तरह से सत्ता में लगातार बने हुए हैं। अब अगर वो देश में ये कहते हैं कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, नहीं तो यही तो हम सवाल कर रहे हैं। तो क्या लोग इसको, तो ये तो व्यक्ति को लेके मामला खड़ा नहीं, तो क्या लोग इस बात को मानेंगे? नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जो चेहरा पेश किया गया है और खुद स्वयं वो अपनी वही पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, कोई बदलना नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जो उनके पर्सनालिटी का ग्रोथ हुआ है वही रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पर शकील साहब वहां के जो मुस्लिम समुदाय है, ये विशेष ये डिस्कशन बड़ा अलग है कि वो वोट क्यों दे रहे हैं, दबाव में दे रहे हैं, डर से दे रहे हैं या बड़े खुशी से दे रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने उनकी सारी वर्किंग को उनको लेकर उस चीज के लिए जो आप कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है उस चेहरे को बदलने का उनका जो प्रयास है उसमें कहीं ना कहीं चलिए ये फिर अलग से कभी बात करेंगे। अपनी बात जो सद्भावना की चर्चा कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार की टोपी पहनना पड़ेगा, क्या था इतनी बड़ी सद्भावना की मीटिंग? एक व्यक्ति अगर टोपी लेके आया तो आपने हाथ ऐसे झटक के हटा दिया, इसलिए झटका दिया कि आप मैसेज अपनी देने चाहते थे उस वोटर को। नीतीश को टोपी पहनने से वोट मिलता है। हाँ, सवाल यह है कि नीतीश को टोपी पहनने से वोट मिलता है, नरेंद्र मोदी को टोपी टीका लगाने से वोट मिलता है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं। स्वीकार की, उन्होंने पहनी नहीं, ली है, स्वीकार की, हाथ में। सवाल वही है कि टोपी और टीका से देश की सियासत चलती है, और जो असल मुद्दे हैं, जब चुनाव आते आते टोपी और टीका ही शायद देश की जनता निर्णय करे कि टोपी या टीका को चुनना है या असल मुद्दे को भी सामने रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, भूपेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।